हमारा यहाँ आना इसलिए होता है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, हम अपने आप को एनर्जेटिक कैसे बनाएं, हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाएं। आते तो बहुत सारे भाई हैं, लेकिन सफल वही भाई हो पाते हैं जिनके पास प्राण ऊर्जा होती है। प्राण ऊर्जा ये आएगा कहाँ से? इसी के लिए आपको यहाँ अभ्यास कराया जाता है गायत्री महामंत्र का। गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति के विचार प्रखर होते हैं। गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है। गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, ताकतवर होता है। गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने वाला सकारात्मक सोच होता है। आज देखिए युवाओं की क्या स्थिति है। हर दिन पेपर पढ़िए, न्यूज पढ़िए, क्या बात है, इस दबाव में आकर सुसाइड कर लिया, इस दबाव में आकर घर छोड़ दिया, इस दबाव में आकर डिप्रेशन में चला गया। मेरे मित्र बहुत सारे भाई जो यहाँ आते हैं, उनका कहना होता है एक चीज़ को हम कैसे अपनाएं। बार बार एक चीज़ बताया जाता है, बार बार एक ही चीज़ कहा जाता है। मेरे मित्र, बचपन से लेके मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेके मरने तक एक ही उद्देश्य को लेके जन्म लिया, हम अपने आप को अच्छा कैसे बनाएं। और अच्छा ऐसा नहीं है कि आप एक संडे को गए अच्छा बन गए एक दिन, तो हमारी जिंदगी में हर दिन के लिए अच्छाई आ गई। विवेकानंद लिखते हैं कि 100 जन्मों के कठिन तपस्या के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति का व्यक्तित्व परिष्कृत होता है और चरित्रवान इंसान बन के जन्म लेता है। आपका एक संडे, 2 संडे, 3 संडे, कुछ भाई लोग कहते हैं ये बकवास लगता है। फिर उनके लाइफ में झांक कर देखिए, सुबह में जगते हैं नहीं, 10 बजे तक सोते हैं, मन किया पढ़े, मन किया नहीं पढ़े। अब पूछिए बकवास लगता है? नहीं, इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है। 5 दिन प्रकाश पर्व पर छुट्टी था, 2 दिन अपने तरफ से आप लोग छुट्टी लगा दिए, 7 दिन, अब सोमवार से फिर क्लास जाएंगे। अच्छा लगा, बहुत मजा आया। उम्र की भी दोष है आपकी। इस उम्र में वही चीज अच्छा लगता है जो अच्छा नहीं लगना चाहिए। स्टूडेंट के सफल होने का तरीका, जो अच्छा लगे उसको छोड़ दो, जो नहीं लगे उसको करो, अपने आप सफल हो जाइएगा। अब बताइए, आपको फिल्म देखने में मन लगता है कि नहीं लगता है? छोड़ दो, मत देखो। पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, लगाओ उसमें। इस जीवन की सफलता का एक ही तरीका है कि जिस में आपका मन नहीं लगे उस चीज को करो, और जिसमें मन लगे वो चीज मत करो। क्रिकेट देखने में मन लगता है कि नहीं लगता है? मत देखो। जो लगता है उससे दूर हो जाओ। लड़की को देख के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इसलिए काफी दूरियां बना लो, जो और अच्छा लगे उससे और ज्यादा दूरी बनाओ। ठंड में सोना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? आप उससे दूर हो जाओ ना, ठंड में कम सोएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। मेरे मित्र, बकवास उसको लगता है जो अपने आप में बकवास बन चुका है। हकीकत कह रहे हैं और इस जलते हुए दीपक के सामने कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है उसको पूरी दुनिया बकवास नजर आती है। और जिस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बहुत सारे लक्ष्य हैं, वो हर जगहों पर जाकर कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करता है। आप संडे को आते हो, आपका कुछ ले लेते हैं क्या हम लोग? एक थॉट, एक विचार, एक अच्छाई आपके मस्तिष्क में डालते ही डालते हैं। 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया हमारे पास है, दोनों बदल लिए, फिर भी दोनों के पास 1 ही रुपया है। 3 आदमी मिले, 1-1 रुपया है, तीनों बदल लिए, 1 ही रुपया है। लेकिन एक विचार अच्छा आप दीजिए, एक विचार अच्छा हम देंगे, दोनों के बदल देने से 2 अच्छे विचार आते हैं और इसी से समाज का निर्माण होता है। आपको इसलिए बुलाया जाता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आए, आपके अंदर गेनिंग कैपेसिटी आए। युवा को तो अपने आप को हमेशा खाली रखना चाहिए। आप जितना खाली रखोगे उतना ही भरोगे। और ऐसा थोड़े है कि नहीं कहेगा। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है उसको बकवास नजर आएगा ही आएगा।
छोटा रहता है बच्चा, पिताजी बहुत प्यार करते हैं, जाता है घूम के कहता है मेरे पापा जैसा किसी के पिताजी नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी उम्र बढ़ती है उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, पिताजी उसको लगते हैं हाँ पापा ठीक है, लेकिन बार बार डांटते रहते हैं। थोड़ी सी उम्र संभाली, पिता ने उसको संभालने का प्रयास किया, उसके नजर में पिता अब हीरो से विलेन बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे विलेन बन जाएंगे। थोड़ा बड़ा हुआ, पिताजी थोड़ा सीरियस हुए, अब 10th का एग्जाम देना है, इंटर का एग्जाम देना है, थोड़ा और डिसिप्लिन को टाइट किए। अब अपने दोस्तों के बीच में कहता है इनको तो दिन भर पड़ा रहता है, पढ़ो पढ़ो, यार तुम लोगों के पापा अच्छे हैं, मेरे पापा तो एकदम बुरे हैं। यहां पिताजी की परिभाषा बदल गई, जैसे जैसे लेवल उठता गया वैसे वैसे बदलती चली गई। और थोड़ा बड़ा हुआ, जॉब करीब है और पिता द्वारा थोड़ा सा गाइडलाइन किया जाता है, सिनेमा अभी मत देखिए, आपके कैरियर का समय है, सब कुछ पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अच्छा कर लीजिएगा। और उसकी नज़र में बहुत बड़ा विलेन पिताजी बन जाते हैं। ये लोग एज गैप का बात को नहीं समझते हैं, आउटडेटेड कल्चर वाले हो गए हैं। अब पिताजी को कल्चर सिखा रहा है बेटा, ये आउटडेटेड कल्चर वाले लोग हो गए हैं, इनको थोड़ी भी समझ नहीं है। जब वही बेटा जॉब करता है, जॉब के बाद शादी होती है, शादी के बाद उनका बेटा होता है, तब पता चलता है कि एक बाप ने कितनी कठिन परिस्थितियों में पैसा नहीं रहने के बावजूद आपके अंदर अच्छे संस्कार दिए पढ़ने के लिए, अच्छी स्कूल दिया पहनने के लिए, अच्छा वस्त्र दिया। तब तक पिताजी आंख बंद कर दिए रहते हैं और घूम घूम के वही बेटा कहता है मेरे पापा को कितना कष्ट हुआ होगा, हम जॉब करते हैं तो इतना परेशान हैं। कितना धैर्य था मेरे पापा में, जो एक साधारण परिवार के थे, किसान थे, उसके बावजूद परिस्थितियों से तालमेल बिठा के अपने 4 बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। आज तो एक बच्चा को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। ये होती है पारदर्शिता। और तब पछताए होत क्या चिड़िया चुन गई खेत। उस समय तुम्हारे पास शब्द रहते हैं पिता के बारे में, पिता नहीं रहते हैं सुनने के लिए। ये समय है और ये समय हमेशा सकारात्मक लोगों के लिए रहा है, नकारात्मक के लिए नहीं रहा है। अगर आपकी चाहत अच्छी है, आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो सारी चीज प्राप्त कर सकते हैं। शर्त एक है कि आपको एक्सेप्ट करने वाली क्षमता होनी चाहिए। आज के डेट में, कल के डेट में जो लोग कह रहे हैं कि यहां जाना बकवास है, उनसे 10 साल बाद मिलना और उनको लाना इसी मंदिर में और कहना कि गुरुदेव माता जी के समक्ष आप बताइए। आप आते थे, वो बकवास था कि आज फेलियर हो गए हैं, वो बकवास है। हमने तो उदाहरण दिया, हम लोग भी जुड़े, हम लोगों का भी संस्कार जो भी आज है गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से है, इन्हीं की कृपा बनी। हमको तो कभी बकवास नहीं लगा। 10 साल तक नौकरी के लिए भटकते रहें, छोटा नौकरी छोड़ते रहें, छोटा करेंगे। आदमी का जब लेवल उठ जाता है तो सोचता है सबसे बड़ा वाला नौकरी करेंगे, ना ये क्लर्क में नहीं ज्वाइन करेंगे, इतने पैसे देगा, नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद छोटा नौकरी छोड़ते गए, बड़े नौकरी के लिए रोना पड़ा, खूब रोना पड़ा, होता ही नहीं था। बिहार बोर्ड से पास आउट, सिलेबस को समझने में समय लग गया। क्लर्क तक तो ठीक था क्योंकि अपने रेंज का था, लेकिन पीओ लेवल, ऊपर के लेवल में कष्ट होने लगा था। नियति को कुछ और मंजूर था, नियत समय पर उसको ले जाकर वहां मिला दिया। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग, जबकि छोटी सी कोठरी में चलती थी और मात्र 15-20 भाई बैठते थे, कभी नहीं लगा बकवास, क्योंकि हम भगवान की गोद में आकर बैठते थे, हम ईश्वर की गोद में आकर बैठते थे, हम परमात्मा के सानिध्य में आकर बैठते थे। और लगता था कि 6 दिन इस दुनिया के भटकाओं से उबरने का एक ही तरीका है कि 7वें दिन भाग के जाओ और गुरुदेव की गोद में बैठ जाओ। जहां 6 दिन दुनिया के झंझावत को झेलते थे, वहां 7वां दिन आकर अपनी बैटरी चार्ज कराते थे और फिर ताकत मांगते थे, विश्वास मांगते थे, हे मालिक चाहे कुछ भी हो, विकट परिस्थिति में मुझे डिगने मत देना, धैर्य रखने की क्षमता देना। कठिन से कठिन समय आए, उस समय मेरे मस्तिष्क में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आने देना, और परमात्मा ने ऐसा किया। यह गायत्री की साधना मन स्थिति पर डिपेंड करती है।
आपकी मन स्थिति अच्छी होगी तो आपकी परिस्थिति को अच्छा 100% बना देगा। अगर आप कंगाल और उजड़े वाले मानसिकता के हैं, आपकी मानसिकता मन स्थिति कमजोर है, आपकी मानसिकता आपकी मन स्थिति अगर रेगिस्तान की तरह है तो दुनिया का कोई भी फसल डाल लो उगने वाला नहीं है। ये सोच के आते हो कि जाकर संडे को टाइम पास करना है, पूरी जिंदगी टाइम पास करोगे, कभी जिंदगी में मजा नहीं ले पाओगे। जिस दिन ये सोच के आओगे रविवार के जाते हैं परमात्मा का आशीर्वाद लेकर आना है, 6 दिन ईमानदारी से काम करना है, उसके बाद का एक एक दिन आपका खूबसूरत बन जाएगा। मेरे मित्र, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। हमेशा नजर बदल कर देखो। चेहरा तुम्हारा खूबसूरत है, उससे खूबसूरती नहीं होती है। सूरत की खूबसूरती परमात्मा की दी हुई एक अनुदान वरदान है, लेकिन सीरत को खूबसूरत बनाते हुए तुम्हारी मुट्ठी का दम है और यही तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है। अंदर से ताकतवर बनो। चेहरे से सुंदर हो कि नहीं हो, सूरत से सुंदर हो कि नहीं हो, लेकिन अगर सीरत से सुंदर हो तो दुनिया का सबसे खूबसूरत तुम हो। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, महात्मा गांधी को देखो। सूरत कैसा था नहीं पता, लेकिन सीरत इतना खूबसूरत था कि पूरी दुनिया दीवाना हो गया, पूरी दुनिया पीछे पागल होकर भागने लगा। मेरे मित्र, बहुत सारे भाई इस युवा मंडल से जुड़ के अपने आप को निगेटिव रास्ते से पॉजिटिव रास्ते पर ले गए। सकारात्मक नकारात्मक सोच से उबार कर सकारात्मक सोच में ले गए। आपके बीच बैठे हैं भाई पीयूष जी, अभी पटना ही में सीडीए बिल्डिंग में सेंट्रल बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। अपने एक और भाई हैं, वो ब्रांच मैनेजर है कारपोरेशन बैंक में। इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि गायत्री मंदिर गए, जबकि स्टूडेंट लाइफ से आते रहे, बकवास लगा, चाट गया। आप कुछ बने नहीं, बकवास लगा, और आपको इतना बड़ा पद मिला, फिर भी हर रविवार को आकर आप ही के बीच में एक सामान्य युवा की तरह आकर बैठते हैं और गुरुदेव का अनुदान वरदान लेकर जाते हैं कि हम जिस पद पर हैं वहां ईमानदारी से काम कर सकें। हम जिस पद पर बैठे हैं, वर्क इज वर्कशिप है, तो गुरुदेव आप इतनी क्षमता दे कि हम अपने कर्म को मजबूती से कर सके। अधजल गगरी छलकत जाए, मिलता कुछ नहीं है और आलोचना शास्त्र के आप प्रोफेसर बन जाते हैं। कुछ है नहीं लेकिन आप प्रोफेसर हो गए। किस विषय का? आलोचना शास्त्र का। नया शास्त्र निकला है, कोई काम नहीं है, बैठ जाइए। अच्छा, तो धोनी को संन्यास नहीं लेना चाहिए, तुमको बेरोजगार रहना चाहिए, उसको तो संन्यास नहीं लेना चाहिए था, है? तुमको 5 साल पटना में डटे रहना चाहिए था, रोटी दाल तोड़ना चाहिए था, लॉज में टाइम पास करना चाहिए था, बाथरूम बंद करके क्या करते हैं वो सब करना चाहिए था। हाँ, हम लोग जो करते हैं, हम लोग स्मार्ट युवा है, तू भकुआ युवा है, स्मार्ट युवा है। स्मार्टनेस की परिभाषा है जो अपने 24 घंटे के समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करता है, वो रियल में स्मार्ट है। स्मार्टनेस की परिभाषा है जिसके चिंतन, चरित्र और व्यवहार आईने की तरह झलकता हो। आपके लॉज में घुसे और आपका नाम पूछे तो लॉज का एक एक लड़का कहे, अरे भैया उसका क्या पूछना है, ठंड पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, सुबह जगता है, पढ़ने बैठ जाता है। अभी तो लॉज में जाकर पूछिए अमुक आदमी का नाम कौन है, कहाँ है, कोई होगा, सुतल होगा, जाके देखिए ना, हम नहीं जानते हैं। आप एक छोटे से लॉज में अपने वजूद को जिंदा नहीं किया और आप इमेजिन क्या करते हो, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह मेरा भी नाम भारत में होता, विवेकानंद की तरह मेरा भी भारत में नाम होता। आप रेतील, वो बालू के रेत का आप महल खड़ा कर रहे हो, ढहते देर नहीं लगेगा। जिस दिन गार्जियन पैसा बंद कर दिया उस दिन आपके रेत के महल ढह जाएंगे। जिस दिन गार्जियन आपको पैसा देना बंद कर दिया, दर दर की ठोकर खाओगे, घूमते फिरोगे, 4,000 की नौकरी मिल जाए, 5,000 की नौकरी मिल जाए, और मिल भी गया तो तुम इतने बड़े काम चोर हो कि शुरू में तो जोश में करोगे, एक महीना बाद सोचोगे फांकिए मार के 5,000 मिल जाता तब बढ़िया था। हमारी खासियत है ना, हम लोग कामचोर आदमी हैं, और कामचोर आदमी चाहता है कि बिना काम किए, बिना मेहनत किए आप कोई काम करने जाओ, 4 गो आपको मुफ्त का सलाहकार मिलेगा। ये बिहार है,
आपको आपके हर कदम कदम पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। जैसे कदम बढ़ाएं एगो प्रशांत किशोर आएंगे। अच्छा, तो सोच रहे हैं आप दुकान करने जा रहे हैं, देखिए स्टाफ रखिएगा तो रिश्तेदार मत रखिएगा। स्टाफ रखिएगा उसका मन मत चढ़ाइएगा। अभी ना दुकान खुला, ना सामान आया, ना पूंजी है। सलाहकार देखो, दुनिया भर का सलाहकार आपको मिलेगा। आप भी घड़ी की पेंडुलम हैं, जितना हिलते हैं बस उतना ही भर, लक्ष्य विहीन है। घड़ी के पेंडुलम को देखे हैं? एगो पेंडुलम वाला यहाँ घड़ी लगवा दीजिए, उसको इशारा कर करके हम बताते रहेंगे। वो हिलते रहता है लेकिन लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है, हमेशा हिलता है। आपकी हमारी स्थिति वही हो गई है। आज नाम का युवा है, कहने का युवा है, जब घर से के दलहीज से कदम निकालकर पटना में बैग लेकर चला तो ये कह के चला कि हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। कौन सा लक्ष्य? कोई बैंकिंग के लिए, कोई रेलवे के लिए, कोई एसएससी के लिए, कोई आईआईटी के लिए, कोई मेडिकल के लिए, कोई इंजीनियरिंग के लिए, कोई यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। ये लक्ष्य लेकर चला। चाहे कुछ भी हो, उस मंजिल तक पहुंचना है तो पहुंचना है। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई उसका लक्ष्य पीछे छूटता गया, वो गांव में ही छोड़ दिया। यहां इसका एक लक्ष्य है, जैसे तैसे उठ के सुबह में स्नान कर लेना है, खा लेना है, 2-3 घंटा मुश्किल से पढ़ लेना है, फिर सो जाना है। और समय बचा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन उपलब्ध है जहां 24 घंटा का टाइम आसानी से पास हो जाता है। उसमें एक देवता है, हमारे फेसबुक देवता है। उनके मंदिर में अगर इन कर गए, मत पूछो कई घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। उस देवता में हम गोता लगाते हैं, दूसरी देवता को जगाते हैं, उनसे मन उबता है। चलिए व्हाट्सएप को आप बुलाते हैं। फेसबुक देवता तो जो दिए सो दिए, अब व्हाट्सएप देवता में एंट्री करते हैं। व्हाट्सएप में मजा ले रहे हैं, इधर उधर, ई फोटो वो फोटो, ई कहानी वो कहानी। भोला बाबा के कसम 1000 आदमी के नहीं भेजे, अनर्थ हो जाएगा। तरह तरह का बना बना के परोसा जा रहा है। चीटी पहाड़ पर चली, हाथी गधा पर चढ़ा, क्या बात है। 2-3 घंटा टाइम पास व्हाट्सएप देवता के पास। फिर अब मन उब गया। अब मन इतना निगेटिव जा चुका कि अब 1 देवता बच गए हैं, और वो है पौन देवता। उसमें डुबकी लगा के अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले ये युवा अपने माँ बाप को हर दिन खोखले और झूठे दिलासे दिलाते हैं, पापा चिंता मत करो, बहुत जल्द नौकरी लेकर आ रहे हैं। मेरे मित्र, ऐसे रेतीले भरी इरादे वाले युवा के बल पर यह राष्ट्र कहता है हम विश्व का जगत गुरु पुनः बनेंगे। मुझे शक होता है, जिस लड़के को अच्छे चीज पचाने में कहता है बकवास है, जिस लड़के को अच्छाई एक्सेप्ट करने के लिए नींद आती है, जिस युवा को अपने परिवार के इज्जत बचाने के लिए अंदर से ज्योति नहीं जला पाता है, उजाला नहीं ला पाता है, वो युवा क्या इस देश में उजाला लाएगा। जिसकी जिंदगी ही पहाड़ बन गई है, उसका जीवन तो अपने आप में पहाड़ है। जो अपने आप से हार गया वो दुनिया में कभी भी विजेता नहीं बन सकता है। गुरुदेव की किताब है मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, बार बार कहते हैं जरूर पढ़िए। दूसरी किताब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप लोग यंग हैं, आपको एहसास दिलाते हैं हम लोग, ये बुरी बात है। आपको समझना चाहिए कि हम यंग हैं। हम लोग एक संडे को एहसास दिलाते हैं, रोड पर सोचते जाते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब मन लगाकर पढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 7वां दिन आते आते फिर आपका जो जोश होता है काफूर हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप मानसिक रूप से कमजोर है, और उस कमजोरी को दूर करने का जो उपाय है उसका नाम गायत्री महामंत्र है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक भाई आए होंगे, कल हम मनीष भैया बैठल थे, वहां आए, बैठे भी होंगे अभी। उन्होंने बताया कि भैया गायत्री परिवार से जुड़े, युवा मंडल से जुड़ने के बाद पर्सनली हमको काफी बेनिफिट हुआ। बाकी भाई लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कैसे है क्या है, हमको बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। भैया पूछे क्या आपको अच्छा लगा? कहे कि भैया सबसे पॉजिटिव चीज लगा कि नियमितता पूर्वक गायत्री जो जपने लगे तो समाज के जो
गिराने वाली चीजें थी उससे हम हटते चले गए, जो भटकाने वाली चीजें थी उससे हटते चले गए। बिहार के तो लड़के आते हैं, लड़कियां दिख गई पीछे लग जाते हैं। हम जहां रहते हैं मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हो गया है, मेडिकल में है, पैरा मेडिकल भी किए हुए हैं, रिसर्च में है कहीं। बता रहे थे कि भैया जब हम नागालैंड में थे, नागालैंड की लड़कियां काफी सुंदर होती है, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि हम सामान्य लड़कों को अगर भेज दे, डाइवर्सन ही डाइवर्सन है वहां। वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हटाइए उसको। उन्होंने अपने परिवार की घटना बताई कि लोगों को विश्वास करना होगा कि गायत्री में ताकत है, नहीं करता है तो वो बेवकूफ है। और उन्होंने 2 उदाहरण दिया, एक अपने भैया का उदाहरण दिया, कहा कि उनके चलते हमारा पूरा परिवार परेशान रहता था, और कहा कि जब मनीष भैया आप आकर यहां मन से कहें कि गायत्री की साधना के बदौलत दुनिया की हर चीज संभव है, तो मैंने मन में ठान लिया कि अपने भाई के दुर्बुद्धि को हम गायत्री की साधना से ठीक कर देंगे। और कहा कि वो गायत्री नहीं जपता था, जपते हम थे। और इसी यज्ञशाला में भैया जब टाइम मिलता था संडे को आके हवन करते थे, और इस भाव से हवन करते थे कि हे गुरुवर, मेरे भाई की बुद्धि जो दुर्बुद्धि में प्रेरित है सद्बुद्धि में कर दीजिए। और साल 2 साल लगा, आज मेरा भाई बड़ी ऊंचाइयों पर है और बुलंद होकर बुलंदियों को छू रहा है। यह चमत्कार है गायत्री की साधना का। दूसरा, ये आपको भौतिकवादी दुनिया की बातें बताएं। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, जलते हुए दीपक के सामने आपको बता रहे हैं। पेंडुलम टाइप मानसिकता हटा दोगे, हर दिन गायत्री की साधना फलित होगी। अंदर से कुविचार को नष्ट कर दोगे, हर दिन गायत्री की साधना फलित होगी। अंदर से दुर्भावनाओं को दूर कर दीजिएगा, गायत्री की साधना बादलों की तरह बरसनी शुरू हो जाएगी। अंदर से अपने सोई हुई क्षमताओं को जगाने का प्रयास करने लगिएगा, हर दिन गायत्री की साधना फलित होती चली जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया, कोई उनके गांव के लालू भैया थे। उन्होंने बताया कि लालू भैया की तबीयत काफी खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं बचोगे। कहे कि भैया जब घर पे जाते थे उनकी पत्नी अलग रोती थी, बच्चा अलग रोता था, देख के लगता था क्या होगा, ये यंग आदमी छोड़ के चला जाएगा, इसकी पत्नी और बच्चे पर क्या गुजरेगी, किस लेवल से ये लोग जी पाएंगे। भैया कुछ नहीं किए, गए सीधे और बांह पकड़े उनका, और पूरा एकदम दुबला पतला आदमी, डॉक्टर कह चुका था कि अब नहीं बचेंगे। उनके पत्नी का रोना, बच्चे का रोना एकदम मस्तिष्क में खोलता पानी की तरह कौंधते रहता था। बांह पकड़ के मैंने मन ही मन पूरा गुरुदेव का ध्यान करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ा। जैसे ही गायत्री मंत्र पढ़ा पूरे रोंगटे खड़े हो गए, और रोंगटा खड़ा हुआ आंख खोल के कहे, लालू भैया दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको मार दे, आप बचिएगा, 100% बचिएगा। और हम भाग के आए, और सब लोग सब चीज के बारे में हवन कर रहे थे। हम एक एक आहुति डाल रहे थे तो उनके चेहरे को याद कर रहे थे, गुरुदेव चाहे जो भी कीमत हो, जैसे भी हो, लालू भैया को बचा लेना है। और आज बचे, दुबला पतला व्यक्ति मस्त होकर अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा है। यह है गायत्री की चमत्कार। ऐसे चमत्कारों को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन ऐसे अनगिनत भाई हैं जो हमारे बीच में आके इस विचारों को शेयर करते हैं। अनगिनत ऐसे भाई हैं जो अच्छे चीजों को ले जाकर अपनी जिंदगी में उतारा है। मेरे मित्र, आपकी कैरियर आपके लिए समस्या नहीं है, आपका मन आपके लिए समस्या है। जिस दिन आपका मन मजबूत हो गया उस दिन कैरियर पीछे पीछे दौड़ेगा। आप कैरियर के पीछे आज इसलिए दौड़ रहे हो क्योंकि आपका मन आपके बस में नहीं है। जिस दिन आपका मन आपकी मुट्ठी में आया, आपके पीछे आपका कैरियर दौड़ेगा, आप अपने कैरियर के पीछे नहीं भागोगे। इतनी क्षमता है इस गायत्री की साधना में। एक भाई खगड़िया के हैं, उनका लेके आए हैं, उन्होंने लिख के दिया, कल ही वो शाम में मिले थे। अभी खगड़िया में हमारे एक भाई पुराने हैं, अमित जी के साथ ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो भी बैठे हों या निकल गए हों, इसी बीच में हो या शाम वाली सभा में आए। लिखते हैं, आत्मीय मनीष भैया, आत्मीय कृतज्ञता के साथ मैं युवाओं एवं किशोरों की एक अद्भुत संस्था
प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के उन सभी भाइयों को दिल के अतल गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी में आया और जिसने अपनी उपस्थिति से मुझे प्रेरित, उत्साहित और जो ऊर्जावान बनाए रखा। मैं उन लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं जिन भाइयों ने हमें इस युवा प्रकोष्ठ के पवित्र परिसर तक लाने में अपना प्रबल समर्थ एवं योगदान दिया। ये एक आपके बीच के भाई लिखते हैं, मुझे आज भी 31 मई 2015 रविवार की गोधुली बेला का वह वक्त याद है जब मैं इस युवा मंडल में अपना पहला कदम रखा था। सचमुच यह मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल था। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ हम लोगों को हमेशा एक माता पिता के आइडियल सन, अपने टीचर्स के आइडियल स्टूडेंट्स और अपने जैसे भाई बहनों का आइडियल ब्रदर बनने के लिए प्रेरित करता है। सचमुच यह संस्था पटना में रहने वाले मुझ जैसे हजारों छात्रों के लिए एक मजबूत प्रेरणा स्रोत एवं निराशाओं के बीच में आशा का प्रतीक बनकर उभरता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही यह हमें अपने आसपास शान से जीने और अद्भुत आंतरिक शक्ति को उजागर करने में भी भरपूर सहायता प्रदान करता है। मनीष भैया, आपके द्वारा युवाओं एवं किशोरों के सुधार के लिए उठाया गया यह शक्तिशाली कदम हमें अपने अंदर शानदार जिंदगी जीने की छुपी हुई अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। सचमुच आपके द्वारा कुशलतापूर्वक उठाया गया यह कदम हम युवाओं को ऐसी शक्तियों से परिचय कराती है जो अगर जागृत कर उपयोग में लाई जाए तो आदमी के जीवन को रूपांतरित कर देता है। जिस प्रकार महात्मा गांधी एक सुकुमार और कमजोर इंसान होते हुए भी करोड़ों देशवासियों को जगाया और अपने सत्याग्रह से एक दुराचारी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, ठीक उसी प्रकार आप एक दुबले पतले इंसान होकर भी युवाओं को बर्बाद कर देने वाली बुराई पर एटम बम बनकर गिरते हैं और उनकी बुराइयों को ध्वस्त करते हुए एक चरित्रवान व श्रेष्ठ युवा का निर्माण करते हैं। निश्चय ही आपका विचार हम युवाओं पर जादू करता है और युवाओं को कल के सपनों का निर्माण कराता है। यह आपके बीच का भाई, आने वाला भाई लिखता है, मेरे मित्र, जैसा चश्मा पहनोगे दुनिया वैसी ही नजर आएगी। कभी कभी व्यक्ति काला चश्मा लगा के धूप में निकलता है और कहता है चारों तरफ काला ही काला है। नहीं, आपका चश्मा काला है, उतार दोगे दुनिया जैसी है वैसी खूबसूरत है। आप पर डिपेंड करता है आप यहां आकर क्या लेते हो। बकवास लेते हो, अच्छाई लेते हो, गुरुदेव माता जी का प्रेम लेते हो, ऊर्जा लेते हो, समर्थवान बनने की कल्पना करते हो, या आके टाइम पास करके घंटों में यहां से निकल जाते हो। डिपेंड आप पर करता है। आपकी ऊर्जा ही आपको आगे बढ़ाएगी और आपके अंदर ऊर्जा तब आएगी जब आपके पास गायत्री की साधना होगी। दुनिया में समझना होगा, यह विज्ञान है, अध्यात्म एक विज्ञान है। आप इसको समझते हो कला है, जैसे तैसे अपना लिए। क्या बेकार तब आते हैं आप लोग संडे को? फिर आपका आना सार्थक हुआ कहां? फिर तो जैसे तैसे अनमनस टाइप से आप आते हो, बैठते हो, उठ के चले जाते हो। उससे बेहतर है कि यार सो आराम से रूम पर, बाकी जैसे सो रहे हैं सो तुम भी। यहां आते हो तो हर कल की कल्पना के लिए एक दिन बेहतर बनाइए। युवा मंडल का सदस्य अब नए साल में संकल्प हर संडे को दिलाया जाएगा, कम से कम 6 घंटा पढ़ेंगे। आज से ये कार्य शुरू होगा। प्रत्येक दिन हर संडे को अब संकल्प दिलाया जाएगा कि हम संकल्प लेते हैं कि पूरे मनोयोग से कम 6 घंटा हम सेल्फ स्टडी करेंगे। आपको करना होगा। युवा मंडल आए, बैठे संडे के, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बढ़िया बढ़िया भैया लोग बोलते हैं अच्छा लगा, अच्छा किया। नहीं, करने में बड़ा कष्ट होता है। फिर आपकी अच्छाई कहाँ है? मेरे मित्र एक कहानी सुनाते हैं वैसे भाइयों के लिए जो भाई कामचोर। कई बार सुना चुके हैं, पुराने भाई लोग सुने भी हैं। आप ही की तरह 2 संतान थे, एक नवाबजादा, एक शहजादा, और उसी में इधर उधर भटकने वाला एक हरामखोर भी था। वो हराम की कमाई खाने पर विश्वास रखता था। नवाबजादा को
कुछ करने में बनता नहीं था, नवाब का बेटा था, साहबजादा साहब के बेटे थे, कुछ नहीं कर पाते थे, टाइम पास दोनों। एक समय दोनों घूमते घूमते, घर वाले तंग हो गए थे, घूमते घूमते गया, प्यास लगी, कुआं के किनारे दोनों खड़ा हो गया, पानी कौन निकालेगा, आप निकालिएगा कि हम निकालेंगे। अब वो कहता है तुम निकालो, वो कहता है हम तो नवाबजादा हैं, हम कैसे निकालेंगे। तो दूसरा कहता है हम भी तो साहबजादा है, साहब के बेटा है, हम कैसे निकालेंगे। तो कहा खड़ा रहते हैं, कोई तो आएगा जो निकालेगा। उधर से एगो आया गभरू जवान, मोटा ताजा हमारे जैसा, पहुंचा वहां। पहुंचने के बाद दोनों खड़ा था, उसको भी प्यास लगी थी, जो हराम की कमाई घूम घूम के खाता था। जहां मिला बिस्कुट चाय दौड़ गया, जहां मिला सोन पापड़ी दौड़ गया, फ्री के धन जहां मिला दौड़ गया। पहुंचा वहां, पहुंचने के बाद दोनों से पूछा काय खड़ा है आप लोग, पानी निकालो। वो बुलाया दोनों, सुनो इधर। बोला क्या बात है, पानी निकालो, प्यास लगी है। कहा प्यास तो भाई हमको भी लगी है, निकालो ना तुम लोग, हम भी पी लेते हैं। वो तो और हराम की कमाई खाने वाला था। दोनों एक दूसरे का मुंह देखा, चिल्ला के कहा तुम जानते नहीं हो हम कौन है। कहा कौन है, जानते तो नहीं है। कहा कि हम नवाब के बेटा नवाबजादा। तो कहा बढ़िया बात है, इससे निकलवा लो। तो वो कहा तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो, हम कौन है। तो कहा कौन हो बताओ। हम साहब का बेटा साहबजादा। कहा अच्छा तो पानी हमको निकालना होगा। तो दोनों कहा कि हाँ निकालो। बेचारा कहा ठीक है निकालते हैं। बाल्टी डाला कुआं में, पानी निकाला। पानी निकालने के बाद कहा कि देखो निकाले हम हैं तो पहले पिएंगे हम। वो सब दिमाग लगाया कि एक बाल्टी पानी थोड़े पी जाएगा, पी लो। पानी भर पेट पी लिया, जो बाल्टी में पानी बचा उलट दिया है। दोनों एक के बाद चिल्लाया, पीने नहीं दिया, उलट दिया, ऐसा किया ऐसा किया। क्यों किया? चुपचाप रहा। कहा कि तू दोनों तो परिचय दे दिया, हमसे पूछा कि हम कौन है। कहा कि नहीं, बताओ बताओ तुम कौन हो। तो फिर पूछा तुम क्या बोला था। तो कहा कि हम बताए थे हम नवाब के बेटा है नवाबजादा। तो ये क्या बोला था। तो ये बोला था हम साहब के बेटा है साहबजादा। तो कहा और हम दोनों, तुम दोनों का बाप हरामजादा है। हमारा काम ही है हराम की कमाई खाना। कितनों बाबूजी कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, हम मेहनत करते ही नहीं हैं। जो हराम में मिलता है खा के हम बैठल रहते हैं। इस हराम खोर लोग को कब तक चैन मिलेगा। हैं? बाप का धन खा जाते हैं, धीरे धीरे बाप की जिंदगी खा जाते हैं, माँ बाप चला जाता है। ऐसे लोगों को तो सुधरना होगा, और सुधरने का एक ही तरीका है, गायत्री महामंत्र, अच्छे विचार, अच्छी पुस्तकें, अच्छा माहौल। आपका माहौल अच्छा होगा, आपका विचार अच्छा होगा। आपका जब विचार अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा। आपका जब व्यवहार अच्छा होगा तो आपका चिंतन अच्छा होगा। जब आपकी चिंतन अच्छी होगी तो आपका चरित्र अच्छा होगा, और जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो समाज में एक चरित्रवान इंसान आएगा, और जब एक इंसान आएगा तो एक समाज को बदलने वाला मसीहा आएगा। और एक मसीहा जब खड़ा हो जाता है, गांधी की तरह तो सत्याग्रह करता है, विवेकानंद की तरह खड़ा होता है, तो विचारों को बदल देता है और विचारों में आग लगा के युवाओं को आगे बढ़ा देता है। गुरुदेव की तरह एक मसीहा खड़ा होते हैं तो जन जन में विचार क्रांति अभियान शुरू हो जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एक मसीहा खड़ा होते हैं तो युवाओं के अंदर जीवन जीने की कला विकसित शुरू हो जाता है। हम